एक छोटी सी गलती और करोड़ों का कारोबार बर्बाद। जो कभी सड़क पर कदम नहीं रखते थे वो रोड पर आ गए। आज के वीडियो में हम आपको इंडिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी अर्श पर रहा करते थे लेकिन एक झटके से वो जमीन पर आ गिरे। इन लोगों की कहानी जानकर आप यही कहेंगे कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता और वक्त कैसा भी हो एक दिन बदलता जरूर है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं देश के 7 ऐसे लोगों से जो आज कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुके हैं। सुब्रत राय सहारा। एक वक्त था जब सुब्रत राय का नाम देश के टॉप बिजनेसमैन में आता था। वो बड़ी बड़ी पार्टियां किया करते थे जिसमें अक्सर सेलिब्रिटीज और फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लगा रहता था। ऐसा कोई भी मनी मेकिंग फील्ड नहीं था जिसमें सहारा का दखल ना हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दूसरों को सहारा देने का दम भरने वाले सुब्रत रॉय को कानून का भी सहारा ना मिला। एक वक्त सुब्रत रॉय के लिए 12 लाख कर्मचारी काम करते थे। उस वक्त सहारा का कारोबार करीब 2.82 लाख करोड़ रुपए का था। सहारा ने पैरा बैंकिंग से शुरू होकर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, कंज्यूमर रिटेल, आईटी और मीडिया एंटरटेनमेंट तक हर जगह अपनी धाक जमाई हुई थी। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों में उन्होंने अपने पैर पसार लिए थे। लेकिन इसी बीच उनके ऊपर विवाद भी शुरू हो गया। उनके ऊपर गरीब वर्ग से पैसे लेकर गबन करने का आरोप लगा। यह पैसा उन्होंने उस गरीब वर्ग को बेवकूफ बनाकर कमाया था जिसे बैंकिंग सेक्टर की कोई जानकारी नहीं होती थी जिन लोगों को, जिसकी वजह से उन्हें झूठी स्कीम के चक्कर में आसानी से फंसाया जा सकता था। जब ये विवादों में आए तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर 20,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप था। लेकिन 2016 में सुब्रतों को बेल मिल गई और वो वापस अपने बिजनेस में एक्टिव हो गए और आज तक उन बेचारे गरीबों का पैसा भी वापस नहीं किया गया है जिनकी खून पसीने की कमाई पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये थी कहानी सहारा के किंग की जो अब किंग नहीं रहे। नंबर 2, विजय माल्या। इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो विजय माल्या का है। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या का जो है बिजनेस वो तो आप सब जानते होंगे। लेकिन विजय माल्या हमेशा से अपनी अय्याशी और रंगीन मिजाजी के लिए जाने जाते थे। खूबसूरत लड़कियां, किंगफिशर कैलेंडर्स, कैलेंडर गर्ल्स और पता नहीं क्या क्या। विजय माल्या ने अपने पिता के बिजनेस को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां उनकी गिनती देश के टॉप बिजनेसमैन में होने लगी। विजय माल्या ने सोडा, शराब, पानी सब कुछ बेच डाला और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु नाम से क्रिकेट टीम तक खरीद डाली। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी विजय माल्या ने एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री करने का प्लान बनाया, हवाई जहाजों की इंडस्ट्री में, और उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। सन 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत इस सपने को लेकर की थी कि वो एक दिन इसे एक बड़ा ब्रांड बना डालेंगे और ये बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा और इससे वैल्यू काफी मिलेगी। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वर्ष 2007 में माल्या ने पहली लो कॉस्ट एविएशन कंपनी एयर डेक्कन का $30 करोड़ यानी कि 1200 करोड़ रुपए में टेक ओवर कर लिया। एयर डेक्कन को टेक ओवर करने में माल्या को शुरू में फायदा हुआ और 2011 में किंगफिशर देश की दूसरी बड़ी एविएशन कंपनी भी बन गई। लेकिन कंपनी एयर डेक्कन को मात्र खरीदने से उनका फायदा नहीं हुआ, उस पर बढ़ती फ्यूल कॉस्ट ने ऑपरेशन की लागत बढ़ा दी। इससे कंपनी को घाटा होना शुरू हो गया। माल्या के लिए सौदा सबसे बड़ी गलती बन गया और 5 वर्ष के अंदर ही किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के कागार पे आने के साथ साथ माल्या को इतने ज्यादा कर्ज में डुबाती चली गई और माल्या ने ये गलती कर दी कि उन्होंने लगातार किंगफिशर एयरलाइंस पे पैसा डालते रहे पैसा लगातार, ये सोचकर कि एक दिन ये बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। वो ब्रांड तो बन नहीं सका लेकिन कर्जा लेकर माल्या खुद कर्ज में डूब गए। आखिरकार विजय माल्या देश के बैंकों का 9,000 करोड़ का कर्जा लेकर देश से भाग गए और आज तक भारत की पुलिस उन्हें वापस नहीं ला पा रही है। पैसा खाकर भाग गया विजय माल्या, समझ रहे हैं? एक गलती से इतना बड़ा बिजनेसमैन चिंदी चोर बन गया, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है वीजी सिद्धार्थ का। देश के लोगों को कॉफी का चस्का लगाने वाले कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की कहानी काफी दुख भरी है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद अचानक से कोई नीचे गिरता है तो उसका क्या हाल होता है ये आप इस कहानी से अच्छी तरह समझ सकते हैं। कर्नाटका के चिकमंगलुरु में वीजी सिद्धार्थ का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कॉफी की खेती का ही काम करता था। लेकिन सिद्धार्थ अपने परिवार के बिजनेस से ना जुड़कर अपने दम पर कुछ करना चाहते थे। सिद्धार्थ ने 1996 में कैफे कॉफी डे की शुरुआत की। उनका ये कारोबार बेहद सफल रहा और इसने भारत में कॉफी के बिजनेस को एक नई दिशा दी। कंपनी के पास उस समय 1750 कैफे थे। भारत के अलावा ऑस्ट्रिया,
कराची, दुबई और चेक रिपब्लिक में भी कंपनी के आउटलेट्स थे। सिद्धार्थ की कुल संपत्ति $1 अरब के आसपास थी। वीजी सिद्धार्थ के पास रिटेल कॉफी आउटलेट होने के साथ ही बड़ी मात्रा में देश में कॉफी फार्म का मालिकाना हक भी था। इतनी सफलता होने के बावजूद भी एक दिन उनके बोर्ड मेंबर को उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है और अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे चुका नहीं पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को नदी के पास चलने के लिए कहा। ड्राइवर को नदी से थोड़ी दूर रोककर वो गाड़ी से उतरकर चले गए। जब वो काफ़ी देर तक नहीं लौटे तो ड्राइवर ने पुलिस से कांटेक्ट किया। काफ़ी ढूंढने पर भी उनका कुछ पता नहीं चला और फिर कुछ समय बाद वहाँ के कुछ लोकल मछुआरों को उनकी लाश पानी में तैरती हुई मिली। ये कहानी बताती है कि एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए असफलता को झेलना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, नीरव मोदी, देश के डायमंड किंग कहे जाने वाले नीरव मोदी को आज देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और भगोड़ा कहा जाने लगा है। कभी ग्लैमर और लग्जरी से घिरे रहने वाले नीरव मोदी का आज नाम भी कोई नहीं लेना चाहता। नीरव मोदी ने बहुत ही कम उम्र में काम शुरू कर दिया था। उनका परिवार कई पुश्तों से हीरे का व्यापार कर रहा था। नीरव ने भी इस व्यापार में हाथ आजमाना चाहा और इसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली। उन्होंने अपने नाम से एक डायमंड ब्रांड की स्थापना भी की। वो दुनिया में अपने 100 आउटलेट खोलना चाहते थे और उन्होंने इस सपने को काफी हद तक पूरा भी कर लिया था। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, हीरोज, हीरोइंस उनके कस्टमर थे। सभी उनसे अपने लिए ज्वेलरी डिजाइन करवाना चाहते थे। जब सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन पंजाब नेशनल बैंक ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिसके बाद उनकी हरकतें पुलिस और लोगों के सामने उजागर हो गई। लेकिन जब तक पुलिस नीरव मोदी के घर तक पहुंच पाती, उसे पकड़ पाती, नीरव देश को 11,000 करोड़ का चूना लगाकर भाग चुका था। तब से आज तक उन्हें वापस भारत लाने की कोशिश चल रही है और कोशिशों तक ही है। पुलिस वापस नहीं ला पाई है नीरव मोदी को। अगला नाम है मेहुल चौकसी। आपने वो गाना सुना होगा, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। यहाँ तो मामा भांजा दोनों ही इन नंबरों को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। मेहुल चौकसी ज्वेलरी ब्रांड गीतांजलि आभूषण के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। गीतांजलि के पूरे भारत में 4,000 स्टोर्स थे और उस वक्त उनकी नेटवर्थ $2.5 मिलियन थी। लेकिन मेहुल चौकसी और नीरव ने मिलकर पंजाब बैंक को करोड़ों का चूना लगा दिया। नीरव मोदी के द्वारा की गई धोखाधड़ी में मेहुल भी बराबरी से जिम्मेदार थे। इन लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक की सहूलतों का गलत इस्तेमाल किया था। कंपनी के लिए माल खरीदने के नाम पर मेहुल और नीरव ने पंजाब नेशनल बैंक को गारंटर बनाया। लेकिन जब पंजाब नेशनल बैंक को उन पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। लेकिन इन्हें इसकी खबर लग गई थी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को, और पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही ये दोनों देश छोड़कर भाग गए थे। तो दोस्तों, बिजनेस एक बड़ी चीज है। ये बात सही है कि किसी का नौकर बन के नौकरी करना एक अलग बात होती है और एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिजनेसमैन बनना, अपना खुद का काम शुरू करना, अपने लिए काम करना एक बड़ी बात होती है। हिम्मत चाहिए इसके लिए, और रिस्क लेने की एबिलिटी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, तभी कोई आदमी बड़ा हो सकता है। लेकिन आज जिन नामों को आपने इस वीडियो में देखा, ये सब जितने भी लोग थे, ये बड़े तो हुए, मेहनत तो इन्होंने की, नाम भी काफी कमाया, शोहरत कमाई, पैसा कमाया, लेकिन इनकी एक छोटी सी गलती ने इन्हें जिंदगी भर के लिए लोगों की नजरों से गिरा दिया, देश की नजरों से गिरा दिया, और ये खुद अपनी नजर में गिर गए और जिंदगी में किस मुकाम पर आज जी रहे हैं ये नहीं पता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है सपने उतने बड़े ही होने चाहिए जिन्हें पूरा करने का आपके अंदर दम हो। याद रखिए, सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और किस्मत चाहिए होती है। बुरे कर्मों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो कोई भी ये शॉर्टकट अपनाएगा उसका बच पाना मुश्किल है। जितना हो सके इस संदेश को आज के युवाओं तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।